हेलो गाइस, एक और बार स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब वाले गुरुजी की क्लास में। पहला क्वेश्चन, इंडिया रिकॉर्डेड अ करंट अकाउंट surplus CAS of US $7.1 billion during the fourth quarter of the fiscal year 2025 and 26. What percentage of GDP does this represent? It represents 0.7% of the GDP. Okay, so the right answer is option number B. Our next question is, the RBI imposed a monetary penalty on which NBFC for violations of KYC. KYC is stands for Know Your Customer. Know Your Customer. So this one is implemented by whom? To Direction and Fraud Risk Management. भारतीय क्षमा कीजिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के उल्लंघन के लिए किस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो ये IIFL समास्टा फाइनेंस लिमिटेड है, जिसके ऊपर ये आरबीआई के द्वारा जो है वो ये आरबीआई का जो है एक लोगो है। और आगे और भी हम जानेंगे कि आरबीआई के जो करंट में गवर्नर कौन है आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए बनते रहिए इसी कड़ी में। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, IIFL समास्टा Finance Limited. Our next question is, Bank of India BOI inaugurated a dedicated strategic business branch SBB in which city strengthen its digital and partnership led financing business. बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल और साझेदारी आधारित वर्तित पोषण व्यवसाय को मजबूत करने के लिए किस शहर में एक समर्पित रणनीतिक व्यापार शाखा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। तो मुंबई में जो है वो ये निकाला गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया देखिए क्या बोलता है। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा नज़र डालते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। यह मुंबई से संचालित होता है और ग्राहकों को बचत, चालू खाते, ऋण, सावधि जमा FD, फिक्स डिपॉजिट और बीमा जैसी व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। कौन? बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है, तो अभी इसका मुंबई में जो है वो क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है नई शाखा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द RBI सर्वे, प्रोफेशनल फोरकास्टर्स SPF survey of professional forecasters, what is the projected real GDP growth of India in fiscal year again 2025 and 26? ओके, यहाँ पे भी 25 एंड 26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो ये 7.85 क्वार्टर हाई जो है वो फिजिकल ईयर 2026 के लिए बताया गया है, जिसमें सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग और यूटिलिटीज़ के बारे में ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा आप इससे स्क्रीनशॉट लेके जूम कर सकते हैं या आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे भी PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिल ही जाएगा। बाकी थोड़ा सा GDP के बारे में देख सकते हैं आप। GDP है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मेजर इन इकोनॉमिक्स। तो इंडिया की जो है वो यहाँ पे देखिए आप 2005 में किस तरह से बताई गई है, 6.6% से इस तरफ को है, और 2026 से 6.2% इस तरफ को है। इंडोनेशिया की थोड़ी कम है और जर्मनी की बहुत ही कम है। रियल GDP ग्रोथ फोरकास्ट ईयर ओवर ईयर परसेंटेज चेंज, तो ये इस तरह से यहाँ पे बताई गई है। तो इसका आप अपना इंडिया के लिए थोड़ा सा याद रखें, और ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ, बट आप ये आंकड़ा जो है 7.8% जो है वो इसे याद रखिएगा, है ना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू मैनेज लिक्विडिटी, क्षमा कीजिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, टू मैनेज लिक्विडिटी द RBI इंट्रोड्यूस्ड US dollar
रुपीज स्वैप फैसिलिटी फॉर विच स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तरलता का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई ने किस विशिष्ट वित्तीय साधनों के लिए अमेरिकी डॉलर रुपया स्वैप सुविधा शुरू की है। तो ये जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्चुअल में देखिए ये क्या चीज़ है, ये बोल रहे हैं टू मैनेज लिक्विडिटी द आरबीआई इंट्रोड्यूस ए यूएस डॉलर रुपीज स्वैप फैसिलिटी फॉर विच स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये देखिए एक्चुअल है क्या, बोरो करना मतलब कि हमें किसी चीज़ को खरीदना, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो देखिए जो हमारे पास जो बैंक्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं कौन से, फॉरेन बैंक्स, उनसे जो है वो हम लोग क्या है लोन ले सकते हैं, वो भी 4% और 5%, 3 से 5% के इंटरेस्ट रेट पे। जो हमें जो है वो हमारे इंडिया के एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट पे। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो फॉरेन बैंक से जो हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में और भी बातचीत करेंगे। तो आप थोड़ा सा याद रखें कि एक्सटर्नल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग जो है वो बैंक से रिलेटेड है, कि हमने जो है वो जो दूर जो बाहर के बैंक हैं जो इंडिया में है, उनसे जो है हमने क्या किया है, अपने लिए पैसे, कुछ पैसे उधार लिए हैं। हालांकि वो मिलियंस और बिलियंस में ही बात करते हैं, तो छोटा मोटा लोन वो नहीं पास करते, क्योंकि छोटे मोटे लोन के लिए उनके खर्चा ही उतना लग जाता है, तो इनकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं वो इन्हीं से लोन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफिशियल स्टेटेड दैट द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस पॉलीमर बैंक नोट्स इन इंडिया एट अ प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन स्टेज। किस अधिकारी ने कहा कि भारत में पॉलीमर बैंक नोट शुरू करने का प्रस्ताव प्रारंभिक मूल्यांकन चरण में है। तो ये देखिए ये है संजय मल्होत्रा जी, जो आरबीआई के करंट गवर्नर हैं। इन्होंने ही जो है वो कहा था, कहा है कि जो ये पॉलीमर बैंक नोट है उसके बारे में जो है वो अभी प्रारंभिक मूल्यांकन जो है वो चरण पर है। तो ये है संजय मल्होत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, who has been appointed as the next chief of army staff COAS of India effective from 30 June 2026। तो 2026 से जो है वो कौन 30 जून 2026 से कौन जो है वो नए हमारे COAS बनेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। पहले इसे जो है वो CDS कहा जाता था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब इसे COAS कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इनसे पहले जो थे और उनसे पहले जो थे वो थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका एक हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, और उनकी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और उसमें क्या हुआ, उनकी देहांत हो चुका था, मतलब कि वो क्या है अब आर्मी पर्सनल है तो बोल सकते हैं हम शहीद हो गए थे। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास एक और आए जिनका नाम था जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये अभी करंट में है, तो इनको प्रिसाइड करेंगे और ये बनेंगे आगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। तो इनको आप याद रखिएगा, ये है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कौन है ये है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। और ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनकी भी आप इमेज याद रख सकते हैं। ये है XCDS या COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, सबसे पहले थे सैम मनिक शॉ और उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। तो करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, और ये अभी करंट में है, इनको प्रिसाइड करेंगे और उसके बाद बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये है उनकी इमेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 11 जून 2026। तो ये है संजय लोहिया जी, जिन्हें हमने देखा ही है, और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में ये नामित किया गया है इन्हें संजय लोहिया को। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
इफेक्ट फ्रॉम 11 जून 2026। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है स्पेशली बैंक्स वालों के लिए, और उसके साथ ही जो नॉर्मल जीके जो आता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन कैडेट्स ट्रेन्ड एट विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन कमीशन एज ऑफिसर इन इंडियन डिफेंस फोर्सेस। किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित महिला कैडेटों के पहले बैच को भारतीय रक्षा बल के अधिकारी के रूप में कमीशन किया गया है? तो देखिए जो इंडिया का जो सबसे पहली जो वुमेन्स की जो आर्मी और एयरफोर्स में जो है वो की गई थी, वो 2021 से एंट्री शुरू की गई थी। लेकिन एनडीए के द्वारा जो है वो इस साल जो है वो कैडेट्स का पूरा जो है ग्रुप जो है निकाला गया है, किसमें जो है वो चयनित किया गया है डिफेंस के लिए। तो देखिए पूरी रिपोर्ट यहाँ पे है हमारे पास कि न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम द परमानेंट कमीशन फॉर द डे वन वुमेन ऑफिसर्स ज्वाइन द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स थ्रू द National Defense Academy (NDA), which had admitted only man or woman, or only man, which had admitted only man for over 7 decades। तो 70 सालों से जो है वो एनडीए जो है केवल मात्र पुरुषों को ही एडमिट करता था अपने डिफेंस में। लेकिन अब उसके बाद ये बातें बदल चुकी, 2021 से जो चीज़ें बदल गई है। 9 women were commissioned as lieutenant at the Indian Military Academy in Dehradun, while 5 were commissioned as the flying officer at the Air Force Academy in Dundigal. Okay, their commissioning marks of the culmination of a journey that began after the Supreme Court opened the NDA to women in 2021. Until now, women officers in the Army, Air Force have entered through the Short Service Commission, becoming eligible for permanent commission only after years of service. Officers commissions through the NDA IMA and NDA Air Force, AFA pipelines receives it from day one. The 14 newly commissioned officers are thus the first women to enter the either service in such terms. The 14 newly commissioned officers are thus the first women to enter the either service in the such terms. Okay, so this is all about this question. Now the next question on your screen. Which naval establishment witnessed the passing out parade of the batch 1 2004 and 12 जून 2026? 12 जून 2024 को किस नौसैनिक प्रतिष्ठान में बैच 1-24, और ये थोड़ा से आंकड़े जो है वो गलत है, ये 26 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी 2026 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जिसने भी पैराग्राफ टाइप किया है। तो जो है वो बताया जा रहा है कि कहाँ से जो है वो पासिंग आउट परेड जो है वो INS चिल्का में जो है वो ये पासिंग आउट परेड जो है वो कि अग्निवीर के बारे में हम स्पेशल तौर पे बात कर रहे हैं। पासिंग आउट परेड फॉर ABR बैच 225 एट INS चिल्का उड़ीसा। तो ये कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, ठीक है ना। INS चिल्का उड़ीसा में ये जो है वो हुआ है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। The Ministry of Electronics and Information Technology has impelled how many technology companies deploy solutions in government departments? तो जो है वो 6 डिपार्टमेंट जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी विभागों के समाधान तैनात करने के लिए कितनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को सूचीबद्ध किया है? तो ये इसमें से जो है वो 6 कंपनियां हैं। 6 कंपनियों के नाम जो है वो इस प्रकार से है: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, NC कॉरपोरेशन इंडिया, क्रीडिल समाधान, ENFIT लैब्स और कोरोवर AI, कैक्टस संचार या कैक्टस प्रौद्योगिकी समाधान, ठीक है।
तो ये 6 जो है कंपनियां, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इजी कनेक्ट फ्लाइट अंडर द हब एंड स्पोकन मॉडल। फ्रॉम विच सिटी आर दीज सर्विसेज scheduled to commence on 25th June 2026। यहाँ पे भी 24 कर दिया है अगेन। तो 2026 की बात की जा रही कि एयर इंडिया हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अपनी पहली इंजी कनेक्ट उड़ाने शुरू की है। 25 जून 2026 से ये सेवाएं किस शहर में शुरू होने वाली है? तो ये यूपी के वाराणसी से जो है वो शुरू की जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। तो ये देखिए, ये गंगा का घाट दिख रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छी जगह है ये उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Where was Assam first Blue Valley cluster focused on flavors and fragrances launched? असम का पहला ब्लू वैली क्लस्टर जो संवादों और फोकस्ड ऑन फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंसेस, ये फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंसेस स्वादों और सुगंधों के पर केंद्रित रहेगा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये असम के जनरल लोकेशन मेंशनड कुछ इस तरह सा बताया जा रहा है कि ये आंसर जो है वो असम है और नॉट लोकेशन स्पेसिफाइड एज असम इन सोर्सेज। तो सोर्स में भी ये जो है असम के बारे में डायरेक्ट है, कोई ऐसी परफेक्ट जो है वो जगह नहीं बताई गई है। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च द योग आंध्रा 2026 कैंपेन एट विच हिस्टोरिकल साइट? तो ये कौन से हिस्टोरिकल साइट में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा? तो ये योग देखिए, योग आंध्रा एक्चुअल में जो है वो 21 जून को जो है वो क्या है, नेशनल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये होगा वीरभद्रा स्वामी टेम्पल लिपाक्षी में, ठीक है ना? कहाँ पे? वीरभद्रा स्वामी टेम्पल लिपाक्षी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which 3 foreign higher education institutions have received approval for the Ministry of Education to establish campuses in India? कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है नहीं फॉरेन हायर एजुकेशन के द्वारा जो है वो परिसर स्थापित करने के लिए किन 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को मंजूरी देने के लिए जो है वो किन संस्थानों को चुना गया है? ठीक है, किसके द्वारा? फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो है वो 3 फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अप्रूवल मिला है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्या एस्टेब्लिश करने के लिए? कैंपस बनाने के लिए। तो देखिए ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये देखो, ब्रिस्टल, यॉर्क, न्यू साउथ वेल्स, इनको जो है वो यहाँ पे फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कैंपसेस सेट करने के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है। देखो अब थोड़ा सा बता दें आपको जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की है। कैंपस कहाँ पे प्लान किया जाएगा? मुंबई में प्लान किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो भी कैंपस कहाँ पे प्लान करेगी? मुंबई में ही प्लान करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स जो है वो कहाँ पे कैंपस प्लान? एट बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है ना? कर्नाटका। तो ये कर्नाटका में ही जो है वो क्या करेगी? यूनिवर्सिटी बनाएंगी। तो ये याद रखें, जो हायर एजुकेशन जो है वो फॉरेन हायर एजुकेशन किसके बारे में बात कर रहे थे? फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एनुअल ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का तो इजी है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्षमा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।
समय काफ़ी लग जाता है, परंतु चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डीप करना पड़ता है। विच टू स्टेट साइंड अ ट्राइपर tripartite MOU memorandum of understanding for the exploration of crude oil and natural gas along their shared border। किन दो राज्यों ने अपनी साझा सीमा करके कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये असम और जो नागालैंड है, इन्होंने जो है वो हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ये थोड़ा सा जो है वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। चलो जी, ठीक है। तो सेंटर साइंस ट्राइपराइट एग्रीमेंट विद असम एंड नागालैंड टू सेट अप ऑयल एंड गैस हंट। तो ये देखिए, ये असम है और ये नागालैंड है, साथ में अमित शाह जी हैं और साथ में यहाँ पे देखिए कौन कौन खड़ा है आपको तो सब बता दें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ असम के सीएम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, और ये यहाँ पे मौजूद है एक और शख्सियत। तो ये चेहरे हैं, इन चेहरों के नाम थोड़े से आप याद रखें और चीज़ों को आगे देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं। द सिग्नेटरीज द लैंडमार्क एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 11 जून 2026 बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, the government of Assam and the government of Nagaland. Area covered, the agreement open up over 1000 square kilometers of the heavily contested disputed area belt। ओके, जो disputed area belt है उसको जो है वो इन्होंने लिया है along the 434 kilometers interstate border। Exploration in this block had been completely stalled since the mid 1990s due to the administrative, jurisdictional and law and order issues। ठीक है। resources sharing, both states have mutual agreed to 50-50 revenue sharing formula for the extract of oil and gas resources। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट एम्स टू ड्रामेटिकली इंक्रीज एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी इन द रीजन्स फ्रॉम इट्स करंट 1000 to 1500 barrel per day, more than tenfold, helping advance India's focus on the national energy security and the economic self reliance। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और अगर डीपली पता करना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख सकते कि 1000 किलोमीटर का हेविली जो डिस्प्यूटेड एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके बारे में ये बताया रहा है। और अलोंग 434 किलोमीटर्स इंटरस्टेट उनका जो आपस का बॉर्डर है, और इसके साथ ही 50-50 रेवेन्यू जो शेयरिंग होगी। इसमें जो आउटपुट है वो बोल रही है कि 1000 से 1500 बैरल्स जो है वो पर डे जो है वो निकाला जाएगा और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्लेयर एवर सेलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 71 डेज। तो इसका डायरेक्ट आंसर है हमारे पास वैभव सूर्यवंशी, जो बिलोंग करते हैं, देखिए कहाँ से। वैभव सूर्यवंशी इज फ्रॉम ताजपुर, a town in समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिथिला रीजन इन बिहार, इंडिया। तो ये बिहार इंडिया से जो है वो बिलोंग करते हैं। काफ़ी यंग छोकरा है और काफ़ी ज़्यादा इसने छक्के और चौके जो है वो आईपीएल में लगाए। मतलब कि आईपीएल देखने का पूरा मजा लो तो सूर्यवंशी से, सूर्यवंशी, ठीक है ना। तो इस लड़के को याद रखें आप, क्वेश्चन आ सकता है। On which date is World Blood Donor Day observed globally? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर है 14 जून। आगे याद करते हैं, तो आपने भी अगर कभी ब्लड दिया हो तो बताइएगा। और ब्लड से ही याद आया कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में हमारे पास
डीएनए, आरएनए, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ये सब चीज़ें जो है वो ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए ब्लड की बात यही है। और नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज 6 पॉइंट समथिंग, मे बी एसिडिक। और चलिए, ग्लोबल विंड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट रेज्ड अवेयरनेस अबाउट विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ग्लोबल विंड डे जो है वो प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो इसका आंसर भी आप लोग ही देंगे। और चलिए, व्हाट इज़ द थीम पर्पस ऑफ द वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जून। तो 15 जून को जो मनाया जाने वाला विश्व वैश्विक बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है वो, उसका उद्देश्य क्या है? जो देखिए, ओल्ड ह्यूमंस जो होते हैं, ठीक है ना, ओल्ड ह्यूमंस मतलब कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है ना, फैमिली में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनके साथ किस तरह से जो है वो व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना, और उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। आप देखते ही हैं कि उन्हें जो अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है। कहाँ पे डाल दिया जाता है? अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। माँ बाप बच्चे जो है वो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उन्हें जो है लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसे ऑब्जर्व किया गया। और 15 जून को जो है वो अवेयरनेस, रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट एल्डर एब्यूज एंड एक्सप्लोइटेशन, इस डे का जो है मेन फोकस रहता है। और तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब वाले गुरुजी, और चैनल पे नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है, और हमारी टीम जो काम कर रही है उन्हें भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप भी इसी तरह से मोटिवेटेड रहिएगा, काम करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।